हाँ भाई, साउंड वीडियो क्लियर है। हेलो। हेलो। यस प्लीज, देखिए अपने, प्लीज। आपसे बैठने के लिए कहा है। हाँ, अपने बात आज शुरू हम करेंगे नेचर ऑफ लाइट। देखिए, सबसे पहली जो थ्योरी नेचर ऑफ लाइट पे हम बोलते हैं वो है कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन ने माना था कि जो हमारे लाइट के सोर्स हैं ये पार्टिकल निकालते हैं, स्मॉल साइज पार्टिकल, massless particle which travels with very high velocity. Different color is due to different size of particle. इस तरह की उन्होंने बात कही। उस टाइम पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमेना नोन थे, तो उन्होंने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को अट्रैक्शन और रिपल्शन के बेसिस पे एक्सप्लेन किया। इस तरह से उन्होंने रिफ्रैक्शन समझाया कि जैसे मान लीजिए यहां फर्स्ट मीडियम फ्री स्पेस है और यहां मीडियम हमने लिया, तो ये लोग जानते थे सब कि भाई लाइट जाती है जब फ्री स्पेस से जाती है, मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो जाती है मीडियम में। पार्टिकल्स माने थे उन्होंने, तो उन्होंने इस तरह से उसको एक्सप्लेन किया कि जब मीडियम में लाइट जाती है तो ये जो मीडियम होता है वो इन पार्टिकल को अपनी तरफ पुल कर लेता है, अट्रैक्ट करता है। एज ए रिजल्ट वो अब स्ट्रेट नहीं जाकर इधर बेंड हो जाते हैं, इसलिए रिफ्रैक्शन होता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो लोगों ने कहा कि अगर ये बात है कि भाई इधर वो जा रहे हैं और पुल किया गया है उनको, तो पुलिंग फोर्स तो फिर इसको स्पीड अप भी करता होगा, क्योंकि अगर कोई चीज मूव कर रही है और उसी डायरेक्शन में अगर आप कोई फोर्स लगाते हैं तो स्पीड तो बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा मीडियम में स्पीड ज्यादा होती। अब आप कहेंगे सर ये बात तो गलत थी, मीडियम में तो हम जानते हैं कि स्पीड कम होती है। पर बात ये नहीं कि बात सही थी या गलत थी, बात ये कि उन्होंने ऐसा कहा और बाद में इसीलिए उस थ्योरी को डिस्कार्ड भी किया गया क्योंकि गलत थी। पर उस समय न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और न हम ये जानते थे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, न हम ये जानते थे कि मीडियम में वो बढ़ती है या कम होती है, कोई हमारे पास उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं थी। तो जैसा उन्होंने कहा, मान लिया कि भाई ठीक है इतने बड़े साइंटिस्ट हैं कह रहे हैं तो मान ही लेते। तो उन्होंने बस ऐसा कहा कि पार्टिकल्स हैं, अट्रैक्ट किए जाते हैं मीडियम से
उससे वो अपने पाथ से थोड़ा डेविएट हो जाते हैं, रिफ्लेक्शन हो जाता है। और कह दिया उन्होंने तो कि मीडियम में जो वेलोसिटी है वो ज्यादा भी है। अब ऐसा हम 200 साल तक मानते रहे लगभग। हाँ, लगभग 1849 में जब एक्सपेरिमेंट हुए और हमने वेलोसिटी और फ्लाइट लेबोरेटरी में फाइंड की एक्चुअल एक्सपेरिमेंटली, और बाद में फिर 1 साल बाद में वाटर में फाइंड की, और ये रिजल्ट आया कि नहीं, वाटर में तो लाइट कम वेलोसिटी से चलती, तब अपने को मालूम पड़ा रही तो हमें 200 साल से गलत ही बात कह रहे थे। तो हम बहुत लंबे टाइम तक ये मानते रहे, यूं कहना चाह रहा हूं कि लाइट पानी में स्लो चलती। पर जो भी शुरुआती चीजें होती है, सीखते जाते हैं, नई थ्योरीज आती रहती हैं। हाइगन का जो प्रिंसिपल है वो भी लगभग इसी के साथ साथ ही था। उन्होंने कहा था कि लाइट वेव है, पर क्योंकि न्यूटन के मुकाबले में वो काफी नए थे तो उनकी बात को इतना वेटेज दिया नहीं। उन्होंने कहा था कि जैसे साउंड होती है ना, एक वेव है। कैसी वेव है साउंड? मैकेनिकल वेव। उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। मीडियम में इलास्टिसिटी होना चाहिए, तभी वो एक पार्टिकल अपनी एनर्जी दूसरा तीसरे को दे पाएगा। मीडियम में इनर्शिया होना चाहिए, जिससे वो एनर्जी को होल्ड कर पाए। तो मीडियम में 2 प्रॉपर्टी होना चाहिए, इलास्टिसिटी होना चाहिए, इनर्शिया होना चाहिए, तब ये साउंड वेव चलती है। मीडियम चाहिए। साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये भी हम जानते हैं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब आप जानते होंगे कि जो वाइब्रेशंस होते हैं अलोंग द फ्लो ऑफ एनर्जी। तो कहीं कंप्रेशन बनता है, कहीं रेयर फ्रिक्शन आता है। इसी को ध्यान में रखकर हाइगन ने भी कहा कि लाइट भी एक इसी तरह की वेव है जैसी साउंड है। दिमाग में बात आएगी, क्या उन्होंने लॉन्गिट्यूडनल कहा? यस। क्या उन्होंने मीडियम जरूरी बताया? यस। मतलब वो बिल्कुल जैसा साउंड को हम सोचते हैं, उन्होंने वही बात कही कि आप बिल्कुल साउंड की तरह ही लाइट को मानिए। लोगों ने कहा भी कि भाई देखो, जो स्टार्स हैं वहां से लाइट आती है, अर्थ तक आती है, और बीच में तो कोई मीडियम है ही नहीं। और अगर आप साउंड की तरह की इसको एक वेव मानते हैं तो मीडियम तो चाहिए, और ये विदाउट मीडियम कैसे आ रही है फिर, ये एक्सप्लेन करो। तो उन्होंने एक हाइपोथेटिकल मीडियम की बात कही। उन्होंने कहा कि एक ईथर मीडियम है जो सब जगह मौजूद है। जहां हम फ्री स्पेस सोचते हैं वहां भी वो मौजूद है, और उसी की हेल्प से ये एनर्जी यहां पहुंचती। यानी उन्होंने बात को मैनेज किया कि भाई, एक ऑब्जेक्शन था कि भाई बिना मीडियम के कैसे आ रही है फ्री स्पेस में से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो फ्री स्पेस हमको लगता है वो फ्री स्पेस है, पर वहां सॉरी ईथर मीडियम एग्जिस्ट करता। ठीक है, लोगों ने मान ली। क्योंकि इसलिए मान लिया बाद में कि इस थ्योरी को अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिस तरह से साउंड में करते हैं वैसे यहां हो जाएगा। साउंड में भी तो अपन इंटरफेरेंस देखते ही है ना, डिफ्रैक्शन होता ही है ना साउंड का, उसको भी तो एक्सप्लेन करते हैं। तो उसी तरह से यहां पर भी लाइट में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया, और ये मान के किया कि भाई ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ईथर मीडियम है, कुछ उसी तरह की बात कह के काम उन्होंने कर लिया। लेकिन आप तो जानते हैं साइंस है तो एविडेंस चाहती है। उन्होंने कहा था, हाइपोथेसिस थी केवल कि ईथर है, तो लोगों ने कहा यार ईथर का कोई एविडेंस तो ढूंढो, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई तो करो कि ईथर क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है,
तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाने लगे टू वेरीफाई द प्रेजेंस ऑफ ईथर। उसी सीक्वेंस में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। उसका जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट इस बात को इंडिकेट करता था एज इफ ईथर एग्जिस्ट नहीं करता। तो लोगों ने कहा कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर एक नई समस्या हमारे सामने ये आ जाएगी कि फिर ये कैसे ट्रेवल करती, ये कैसे बताएंगे। अभी तो अपन ने काम चला लिया था ईथर को मान के और मीडियम की हेल्प लेकर के, और बता दिया था कि इस तरह से लाइट चल जाती है, चलती है, ट्रेवल करती है। एक क्वेश्चन मार्क तो आ ही गया था उस एक्सपेरिमेंट के बाद कि नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। सब लोग इस बात को तो एक्सेप्ट करते थे कि लाइट वेव तो है, क्योंकि इंटरफेरेंस मिल गया, डिफ्रैक्शन मिल गया, तो पक्का एविडेंस मिल गया था कि ये वेव है। बट वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि यार ये जो हाइगन कह रहे हैं ये उस तरह की वेव है या कोई और तरह की, कोई नई टाइप की कोई वेव है। फिर उसी समय एक और डिस्कवरी हुई, पोलराइजेशन। तो जो पोलराइजेशन जब डिस्कवर हुआ, हम सब जानते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो पोलराइज नहीं होती, साउंड वेव पोलराइज नहीं होती, शायद आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव। हाइगन ने लाइट को भी क्या माना था, तो उस हिसाब से तो लाइट का भी पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए था, पर एक्सपेरिमेंटली लाइट का पोलराइजेशन देखा गया। तो एक और नया बात सामने आ गई, यार ये तो कहते थे कि ये तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, नहीं ये तो अगर है तो फिर पोलराइज कैसे हो गई। तो दो बड़ी दिक्कतें थी हाइगन प्रिंसिपल के साथ। एक तो ईथर का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था, और दूसरा पोलराइजेशन को हम कैसे एक्सेप्ट करते, क्योंकि हमने तो इसको क्या माना हुआ था, लॉन्गिट्यूडनल माना हुआ था साउंड की तरह। तभी साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी, आपने पढ़ा है उसको, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ बदलता है, जिसे मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और ये दोनों एक दूसरे को बनाते हुए खुद ही आगे चलते। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेल्फ सस्टेन्ड है, इसको किसी बाहर की एजेंसी की जरूरत नहीं। ई बी को और बी ई को बनाकर खुद ही आगे बढ़ता जाता है। तो वो जो दिक्कत अपने को आ रही थी कि मीडियम विदाउट मीडियम कैसे आगे बढ़ा, वो दिक्कत दूर हो गई। उनका किसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड फ्री स्पेस में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, और ई बी को और बी ई को बनाते हुए खुद ही आगे वेव फॉर्म में बढ़ता चला जाता है, किसी मीडियम की सपोर्ट की जरूरत नहीं। तो जो हमारी उलझन थी कौन सी वाली, कि हम ईथर या मीडियम ढूंढ रहे थे, वो हमारी दिक्कत दूर हो गई। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो वाइब्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से 90 डिग्री पर है, यानी ये ट्रांसवर्स वेव। तो पोलराइज हो रही है तो क्या दिक्कत है, क्योंकि पोलराइजेशन तो लॉन्गिट्यूडल में ही तो दिक्कत दे रहा था। ट्रांसवर्स वेव का पोलराइजेशन हम एक्सप्लेन कर सकते। तो जो दोनों दिक्कतें थी वो हट गई, और आज भी हम ये मानते हैं कि लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि यही अल्टीमेट ट्रुथ नहीं, क्योंकि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर हुआ और लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानकर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इनको हमने समझना चाहा,
तो हम नहीं समझ पाए। फिर आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन आई, जिसमें ये माना गया कि लाइट फोटोन है, क्योंकि जब वो इंटरेक्ट करती है वहां पर मेटल के साथ, तो वो जो अपनी एनर्जी देती है वो क्वांटाइज्ड तरीके से देती है। तो वहां उसको समझने के लिए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने के लिए आपने आइंस्टीन की इक्वेशन लिखी, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन की, एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, वहां फोटोन माना गया। तो फिर दिमाग में बात आई कि अब हम क्या माने, क्योंकि हमें मालूम है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर हमें समझाना है तो ईएम वेव थ्योरी काम नहीं करेगी, लेकिन अगर मुझे इंटरफेरेंस समझाना है, डिफ्रैक्शन समझाना है, तो फोटोन थ्योरी काम नहीं करेगी, वहां हमें वेव मानना ही पड़ता है। तो फिर हमने कहा कि हमारी जो लाइट है वो ड्यूअल कैरेक्टर शो करती है। व्हेन इट प्रोपोगेट्स it behaves like wave, but when it interacts with the matter, when transfer of energy takes place, that transfer is quantized, that transfer is in the form of energy packets, that transfer is in the form of energy bundles, we call that photon. तो इस तरह से हमने एक ये व्यू आप हमारे सामने आया। तो मैंने आपको पूरा डेवलपमेंट बताया कि किस तरह से एक सिक्वेंशियल वे में हम यहां तक पहुंचे। अब इस पूरे प्रोसेस में हमें हमारे सिलेबस में एक तो जो है एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी का थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है, तो बस इतना सा दिमाग में रहे तो काम चल जाता है कि हाँ भाई उन्होंने पार्टिकल माना था। और जहां तक इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन की बात है वो तो हमने हाइगन से ही समझा है। ये थ्योरी तो पूरी तरह ही गलत थी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी तो, क्योंकि उसमें तो उल्टा रिजल्ट थे, उल्ट के भाई डेंसर मीडियम या जहां मीडियम में तो वेलोसिटी उनका तो ज्यादा आ रहा था। तो अपना जो पहला पॉइंट रहेगा डिस्कशन का, मैं आपको पहले सिखाऊंगा कि हाइगन थ्योरी क्या कहती है, उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जो आएंगे तो हम पहले ऑसिलेशन समझेंगे, क्योंकि बेसिकली जो इंटरफेरेंस वगैरह हमें सीखना है वो वेव के सुपरपोजिशन से आता है। अब वेव क्या है, तो जवाब आएगा ऑसिलेशन का प्रोपोगेशन। तो पहले में ऑसिलेशन आना चाहिए, फिर उनका प्रोपोगेशन आना चाहिए, फिर उनका सुपरपोजिशन आना चाहिए, फिर सुपरपोजिशन कब इंटरफेरेंस होता है तब हम आगे जाके बात कर पाएंगे। इसका मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग कहां से शुरू होनी चाहिए, ऑसिलेशन। और आपने इंटरफेरेंस पढ़ा है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वहां फेज से चलता है सारा गेम। फेज डिफरेंस 0, कभी π/2, कभी π/3, कभी ब्राइट, कभी डार्क, ये सब वो किससे लिंक करते हैं, फेज से। पर हमारी दिक्कत ये है कि हम फेज को समझते नहीं। हम शब्द तो बोलते रहते हैं फेज डिफरेंस पाई, पर हमें अभी तक मालूम नहीं कि फेज डिफरेंस है क्या चीज। तो जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमारे कहने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, वो तो याद कर रहे हैं अपन। तो इसलिए हम पूरा एक सिस्टमेटिक वे में बात करेंगे। पहले ऑसिलेशन में आपको सिखाऊंगा, फेजर डायग्राम सिखाऊंगा, फेज एंगल की हम बात सीखेंगे, और फिर वेव इक्वेशन, सुपरपोजिशन, कोहेरेंसी, तब जाकर हम इंटरफेरेंस तक आएंगे। फिर वहां हम शुरू करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहां तक हमें जाना। तो वहां तक जाते जाते आप मानिए कि अपने को आज की क्लास और कल की पूरी क्लास लग जाएगी, तब जाकर के अपन YDSC तक शुरुआत तक पहुंचे कि हाँ अब YDSC पढ़ने लायक अपन हुआ। तो उसी सीक्वेंस में मैं अब शुरू कर रहा हूं कि पहले हाइगन का क्या थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हाइगन का क्या प्रिंसिपल था वो देखते हैं। यहां पर मान लीजिए ये एक सोर्स है, पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स एनर्जी देगा, लाइट देगा।
क्या वो लाइट सब तरफ निकलेगी? हम जानते हैं कि जो लाइट है हमारी पॉइंट सोर्स सब तरफ देगा, और ये लाइट किस वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी? सी से। टी टाइम में कितना ट्रेवल कर लेगी? सी इंटू टी। 1 सेकेंड में सी चलेगी, टी टाइम में सी इंटू टी। मैं यहां पर एक सी इंटू टी रेडियस का एक स्फीयर बनाता हूं। इस रेडियस का मैं एक स्फीयर बनाता हूं। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस मैंने बनाई है, इसका हर पॉइंट पर एनर्जी साइमल्टेनियसली पहुंचेगी, एक साथ पहुंचेगी। जब ये एनर्जी यहां इधर पहुंचेगी तो यहां भी पहुंचेगी, यहां भी पहुंचेगी, यहां भी पहुंचेगी, और एक साथ पहुंचेगी तो वो सब एक साथ ऑसिलेशन भी शुरू करेंगे। टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहेंगे, अगर सोचें तो वो एक साथ अपने मैक्सिमा को जाएंगे, मेन पोजीशन पे आएंगे, मिनिमा पे जाएंगे, तो हम कहेंगे वो सब एक ही फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, सबका फेज सेम है। और ऐसी सरफेस जिसका हर पॉइंट सेम फेज में ऑसिलेट करता हो, उसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। इसका मतलब ये जो पॉइंट सोर्स है, इसने क्या बनाया? एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाया। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट कौन बना रहा है? पॉइंट सोर्स। क्या होता है वेव फ्रंट? सरफेस होती है। क्या खासियत है सरफेस की? उसके ऊपर आने वाले सभी पॉइंट सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। इसकी जो भी एनर्जी होगी, मान लीजिए जो सोर्स है हमारा, इसका पावर पी है, इसका मतलब ये पी एनर्जी 1 सेकेंड में देता है। अब अगर ये सोर्स पी एनर्जी 1 सेकेंड में देता है, तो ये सरफेस भी पी एनर्जी 1 सेकेंड में रिसीव करेगी। कितनी बड़ी सरफेस है? एरिया क्या है? स्फेरिकल है नहीं है? एरिया क्या है? 4/r²। कितनी एनर्जी रिसीव कर रहे हैं? पी। कितनी देर में? 1 सेकेंड। तो यूनिट एरिया 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी रिसीव करेगा? तो P/4πr²। ये एनर्जी हो गई जो ये रिसीव करेगा 1 सेकेंड में। कौन? यूनिट एरिया। और यूनिट एरिया 1 सेकेंड में जो एनर्जी रिसीव करता है, उसे हम इंटेंसिटी कहते हैं। इसका मतलब यहां पर ये इंटेंसिटी हमें मिली, मीन्स इंटेंसिटी हमारी r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो वेव होती हैं, वेव में आपने इक्वेशन देखी होगी, y = a sin ωt - kx टाइप, इस तरह की इक्वेशंस होती है। उसमें जो एम्पलीट्यूड होता है वो इंटेंसिटी को डिसाइड करता है। वेव में इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये जो वेव है, क्योंकि इसमें इंटेंसिटी 1/r² है, और वैसे इंटेंसिटी होती कैसे है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, तो इससे मालूम पड़ेगा कि जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो 1/r के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इसका मतलब ये जो वेव जनरेट कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड 1/r के प्रोपोर्शनल, यानी r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। देखिए, आपने EM वेव पढ़ी है, क्या इक्वेशन लिखी थी आपने? आपने लिखा होगा E = A0 sin ωt - kx। क्या ये इक्वेशन
और ये जो लाइट आ रही है, जो उसकी वेव है, क्या एक ही है या अलग अलग है? कैसे जज करें कि ये सही है लिखा है कि गलत लिखा है? क्योंकि वेव की इक्वेशन है, और हमने भी यही कहा है कि इसने लाइट निकाली है। अब ये कुछ डिस्कशन भी किया है। अब मैं इससे समझना चाहता हूं कि ये इक्वेशन इस वेव को रिप्रेजेंट कर रही है, नहीं कर रही? जवाब है नहीं कर रही। बोले सर आपको कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि जो मैंने लिखा उसके अकॉर्डिंग तो एम्पलीट्यूड 1/r के, यानी r बढ़ने के साथ साथ कम होना चाहिए था, और उसी वजह से इंटेंसिटी भी कम हुई, जबकि इक्वेशन तो कहती है कि एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये इक्वेशन इस वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। फिर दिमाग में बात आता है कि फिर इसकी वेव को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा होता होगा? तो इसका मतलब उसके एम्पलीट्यूड में डिस्टेंस के साथ कमी आती होगी, क्योंकि अल्टीमेटली एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करने से इंटेंसिटी मिलनी, और इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होना है। इसका मतलब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लिखना चाहिए। ये मेरे पास इक्वेशन है, क्योंकि एम्पलीट्यूड में 1/r का फैक्टर होना चाहिए। तभी तो जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो इंटेंसिटी में 1/r² आएगा, तब जाकर के ये वाली वेव रिप्रेजेंट होगी। यानी इंटेंसिटी 1/r² अगर आप कह रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपका वेव फ्रंट स्फेरिकल है। आप मान के चलिए कि आपका सोर्स पॉइंट सोर्स। मान लीजिए हमारे पास सोर्स लाइन सोर्स है, मान लीजिए लाइन है, ट्यूबलाइट टाइप का लाइन सोर्स है, एल लेंथ का है, पी पावर का है। कितनी एनर्जी निकालेगा एक सेकंड में? पी। कैसा वेव फ्रंट बनेगा शेप में? तो इस लाइन के चारों तरफ जब एनर्जी जाएगी तो एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगी, यानी वेव फ्रंट हमारा जो होगा वो सिलेंड्रिकल होगा शेप में। पी पावर है, एरिया अगर हम सोचेंगे कर्व्ड एरिया सिलेंडर का होता है 2πr_l। इट इज कर्व एरिया फॉर cylindrical surface. How much energy is being given out by source per second? P. That means intensity will be power upon area. That means intensity here is inversely proportional to R. Means amplitude is inversely proportional to √r. तो मैं अगर आपसे कहूं कि यार एक बात बताओ, इंटेंसिटी आर के साथ कैसे बदलती है, तो आप पहले मुझसे पूछेंगे सर आप सोर्स बताइए। अगर सोर्स पॉइंट है तो इंटेंसिटी आर के साथ उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अगर मेरा सोर्स लाइन सोर्स है तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/। हो सकता है वो सोर्स नहीं बताएं तो आपको शेप ऑफ द वेव फ्रंट बताएंगे। आप ये पूछ लीजिए, आप मुझे शेप बता दीजिए वेव फ्रंट की शेप का। इफ शेप इज स्फेरिकल, intensity will be proportional to 1/r². And if shape is cylindrical, intensity will be proportional to 1/r. इसका मतलब ये नहीं सोचना है हमेशा कि इंटेंसिटी 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है, गलत सोच जाएंगे। हमें सोर्स समझना पड़ेगा, हमें वेव फ्रंट का शेप देखना। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर जैसे एनर्जी यहां आ गई अभी, अब मैंने आपसे पूछा कि यार ऐसा करता हूं मैं
इस बल्ब को, सोर्स को ऑफ कर देता हूं। अब अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं तो क्या ये एनर्जी यहां रुक जाएगी या आगे बढ़ेगी? इसी बात को समझाया हाइगन ने। हाइगन का जो प्रिंसिपल है वो यही बताता है कि एनर्जी आगे बढ़ती कैसे। तो वो कहते हैं कि कोई सोर्स एनर्जी नहीं बढ़ाता। अगर आप इस सोर्स को स्विच ऑफ भी कर देंगे तब भी एनर्जी को तो आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि ये जो आपका वेव फ्रंट बना है ना, यही बता देगा कि अब ये कैसे आगे बढ़े। ये वेव फ्रंट कब है, किस टाइम पर है? टी टाइम पर। मान लीजिए अब आप वेव फ्रंट चाहते हैं, टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर आप वेव फ्रंट चाहते हैं। कुछ टाइम के बाद आप जानना चाहते हैं कि ये वेव फ्रंट कैसे आगे बढ़ेगा, कैसा होगा। तो हाइगन ने कहा कि जो हमारा ओरिजिनल वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट क्या है, क्या खासियत है? सबका फेज सेम है। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा वेव फ्रंट है उसका हर पॉइंट अपने आप में एक सोर्स है, जिसका नाम उन्होंने दिया सेकेंडरी सोर्स। एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक ए सोर्स। और वो क्योंकि सब सोर्स हैं तो अपने वेवलेट्स बनाने लगते हैं। They generate their own secondary wavelets. मान लीजिए आप चाहते हैं कि वेव फ्रंट आपको मालूम पड़े टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर, तो डेल्टा टी टाइम एक्स्ट्रा आया ना, तो लाइट कितना चलेगी डेल्टा टी टाइम में? सी इंटू डेल्टा टी। तो आप जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट अपने आप में सोर्स है और ये इसका सेकेंडरी वेवलेट आ गया सी इंटू डेल्टा टी रेडियस का, ये सेकेंडरी वेवलेट। ये पॉइंट भी सोर्स है, 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 ये पॉइंट भी सोर्स है। एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द वेव फ्रंट इज सोर्स। फिर आपको नया वेव फ्रंट चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, ये जो आपने सेकेंडरी वेवलेट्स बनाए हैं इनके ऊपर आप एक टेंजेंशियल सरफेस बनाइए, क्योंकि यहां जब एनर्जी पहुंची होगी तब यहां पहुंची है, तब यहां पहुंची है, तब यहां पहुंची है। तो ड्रॉ ए टेंजेंशियल सरफेस और ऑल दीज सेकेंडरी वेवलेट्स। दिस विल बी योर न्यू वेव फ्रंट एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी। लोगों ने कहा भी, सर पीछे की तरफ टेंजेंट क्यों नहीं बनाया आपने? टेंजेंट तो यहां भी बन सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एनर्जी ट्रेवल्स ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, देयर इज नो बैकवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय हाइगन। तो हाइगन ने का कंसेप्ट ये कहता है कि एनर्जी, ये मत सोचिए कि कोई सोर्स से निकली और कोई सोर्स धक्का देता है इसलिए एनर्जी आगे चलती, नहीं। ये वेव फ्रंट जो बन जाते हैं, अगर आपको वेव फ्रंट बता दी जाए कि ये वेव फ्रंट है, तो आप उसकी हेल्प से ये बता सकते हैं कि अगले टाइम पर वेव फ्रंट कहां पहुंचेगा। और उसके लिए आपको उस वेव फ्रंट के हर पॉइंट को एक सोर्स मानना है, जो सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा, जो सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट करेगा। और फिर आप उन सेकेंडरी वेवलेट्स पर एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए, वो आपकी नई वेव फ्रंट होगी। कब? एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी। इस तरह से उन्होंने एनर्जी का आगे बढ़ना एक्सप्लेन किया। और उन्होंने कहा कि देखो एनर्जी कहां है, किसके पास है एनर्जी? वेव फ्रंट के पास। और आगे किधर बढ़ रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड में भी आप देखिए
ये इधर आगे जा रही है रेडियली आउटवर्ड, ऐसे ऐसे आगे जा रही है, यानी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो वेव फ्रंट के बिल्कुल नॉर्मल है, 90 डिग्री पर है। तो हम कह सकते हैं एनर्जी प्रोपोगेट्स नॉर्मल टू वेव फ्रंट। एनर्जी इज विद वेव फ्रंट। किसके पास एनर्जी? एनर्जी इज विद वेव फ्रंट एंड इट प्रोपोगेट्स नॉर्मल टू वेव फ्रंट। ये जो हम एरो बनाते हैं इसको नॉर्मली हम रे कहते हैं, रे ऑप्टिक्स वाली रे। ये रे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी नहीं है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी किसके पास है? वेव फ्रंट के पास। और आप देखिए हमारा वेव फ्रंट, अब यहां पर इस डायग्राम में आप देखेंगे कि वेव फ्रंट का एरिया बढ़ गया है, इसका मतलब यूनिट एरिया पर एनर्जी कम हो रही है। तो हम कहेंगे कि हमारी एनर्जी डाइवर्ज हो रही है, इस समय एनर्जी डाइवर्ज हो रही है, प्रोपोगेट भी कर रही है और डाइवर्ज भी हो रही है। यानी इंटेंसिटी जब एनर्जी डाइवर्ज हो रही है तो पर यूनिट एरिया एनर्जी कम होगी और एज ए रिजल्ट इंटेंसिटी कम हो रही है। तो इस तरह से इस इंटेंसिटी वेरिएशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये लाइट है, पैरेलल लाइट है, ये मैंने रे बनाई है इस बार, क्या आप मुझे वेव फ्रंट बता सकते हो कि इसका वेव फ्रंट कहां होगा? तो आप कहेंगे सर आप वेव फ्रंट से 90 डिग्री पे लो, क्योंकि वेव फ्रंट से ये 90 डिग्री पर है तो इससे वेव फ्रंट 90 डिग्री पर है। इसका मतलब यहां अगर मैं वेव फ्रंट बना रहा हूं तो मैं ध्यान रखूंगा कि मैं इन रे से हमेशा कितने डिग्री पे रहूं? 90 डिग्री। तो ये वेव फ्रंट है। कैसे आगे बढ़ा होगा? वही लॉजिक है, every point of it will behave like a source, every point of it will behave like a source, and what you will do now, will draw a tangent किस तरफ? आगे पीछे? आगे। अब ये मेरा नया वेव फ्रंट है, फिर ये नया वेव फ्रंट आ गया तो अब बस पुरानी बात खत्म, और वो जो नया वेव फ्रंट बना उसका हर पॉइंट अपने आप में सोर्स, फिर वही आप बनाओ वेवलेट्स, फिर आगे बढ़ा दो। इस तरह से उन्होंने एनर्जी का आगे बढ़ना एक्सप्लेन किया। पर इस डायग्राम में आपको एक चीज दिख रही होगी कि आपने जो नया एरिया बनाया है ये पुराने एरिया के बराबर, जो शेप है वेव फ्रंट का वो प्लेन है। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास पैरेलल लाइट आ रही है तो उसका वेव फ्रंट कैसा है? प्लेन है। और जब प्लेन वेव फ्रंट है तो नया एरिया जो बन रहा है वो पुराने एरिया के इक्वल है। यानी एनर्जी ना तो डाइवर्ज हो रही है ना कन्वर्ज हो रही है। इसका मतलब इंटेंसिटी वेरी नहीं करेगी, क्योंकि जो एनर्जी यहां थी जितने एरिया पे थी अब भी तो उतनी ही एनर्जी उतने ही एरिया पर है ना। इसका मतलब इस बार इंटेंसिटी चेंज नहीं हुई, और जब इंटेंसिटी चेंज नहीं हुई तो एम्पलीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब इस लाइट में आपका इंटेंसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। एम्पलीट्यूड कैसा है? वेव फ्रंट कैसा है? प्लेन। लाइट कैसी है? पैरेलल। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी ये इक्वेशन क्या थी। क्या इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट था? क्या चलने के साथ बदल नहीं रहा था? इसका मतलब ये लाइट, ये वेव एक प्लेन वेव थी। जब मैं बोलता हूं प्लेन वेव, इसका मतलब उसका वेव फ्रंट प्लेन। और वो इक्वेशन जो मैंने लिखी है वो स्फेरिकल वेव की इक्वेशन, क्योंकि उसका वेव फ्रंट स्फेरिकल। तो जो स्फेरिकल वेव होगी उसमें इंटेंसिटी 1/r² के प्रोपोर्शनल हो, लेकिन अगर प्लेन वेव होगी तो इंटेंसिटी वेरी नहीं करेगी। जैसे आपका तो ये जो लेजर लाइट आती फिर जो पहले लाइट जाती तो उसमें इंटेंसिटी वेरी नहीं करती।
मतलब आप यूं मत कह दीजिए कि चलने से इंटेंसिटी कम होती है 1/r, ऐसे नहीं सोचना है। पहले आपको यह सोचना है कि सोर्स कैसा है, मेरा वेव फ्रंट कैसा है, कहीं वो प्लेन तो नहीं है। अगर वो प्लेन वेव फ्रंट है तो डिस्टेंस ट्रेवल करने के साथ साथ इंटेंसिटी में वेरिएशन नहीं होगा। और अगर वो स्फेरिकल वेव है तो इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस की तरह से चेंज हो। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाया क्योंकि हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं यार इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज होती, बिना सोचे समझे हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल टू 1/r। हम ये तक नहीं सोचते हैं कि सोर्स कैसा है, हम ये तक नहीं सोचते हैं कि वेव फ्रंट का शेप कैसा है। अगर वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल है तो 1/r भी होती, स्फेरिकल है तो 1/r² से होगी, और प्लेन वेव फ्रंट है तो कांस्टेंट रहेगी, इंटेंसिटी चेंज ही नहीं होगी। मेरे ख्याल से एक इश्यू मैंने क्लियर किया। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी किधर होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल टू वेव फ्रंट। तो डायरेक्शन इज नॉर्मल टू वेव, एनर्जी इज विद वेव फ्रंट, propagates in the direction normal to wave front, that we represent with the help of arrow, normally we call it ray. So ray represents direction of propagation of energy. मेरे ख्याल से ये बात मेरी क्लियर हो गई होगी। ये पूरा बात को हम किस नाम से जानते हैं, हाइगन्स प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। क्लियर, कोई डाउट? हाँ हाँ, वो पुराना वेव फ्रंट खत्म हो गया, अब वो मिटा देंगे, अब ये नया वेव फ्रंट बन चुका है, उसकी जगह वो आ गया, वो आगे बढ़ गया, यूं समझे, वो आगे बढ़ गया। पुरानी पोजीशन हम मिटा देंगे, नई पोजीशन बन गई, अब वो नई पोजीशन का हर पॉइंट अपने आप में सोर्स हो गया, फिर वो आगे बढ़ जाएगा। जैसे एनर्जी पहले यहां रही होगी, फिर यहां आ गई, फिर यहां आ गई, फिर यहां आ गई, फिर यहां आ गई, तो एनर्जी आगे बढ़ रही है। फिर पीछे से कोई और दिए जा रहा है तो फिर नया वेव फ्रंट साथ साथ आता जा रहा है। इस तरह से वेव फ्रंट हम बनाते रहते हैं। सोर्स ऑफ कर देंगे तो नया आना बंद हो जाएगा, पर जो पहले से है वो तो आगे बढ़ेगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। तो एक बहुत बेसिक सा डिस्कशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आना चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं मेरे पास एक लेंस है और लाइट आ रही है, और ये लाइट इसने कन्वर्ज की, यहां से आगे भी चली गई, और अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप वेव फ्रंट ड्रॉ करिए, आप वेव फ्रंट ड्रॉ करिए। तो वेव फ्रंट जैसे मैं ड्रॉ करूंगा तो यहां मेरा वेव फ्रंट इस तरह से आएगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, इन सब जगह पर एनर्जी क्या एक साथ पहुंची है? बोले सर तभी तो ये वेव फ्रंट है, तभी तो ये सब सेम फेज में होंगे। यहां से चल के ऐसे बनाया होगा तो यहां आ गई होगी, फिर यहां आ गई होगी। अब मैं आपसे कहता हूं कि यार यहां वेव फ्रंट बनाइए, तो आप कहेंगे सर क्या रे से 90 डिग्री रहना है? हाँ, तो आपको अब भी अपने आप को इन रे से कितने डिग्री पे रखना है? तो आपका वेव फ्रंट जो है वो कर्व्ड हो गया। यहां जाकर ये यहां पर आप कहेंगे सर ये तो एरिया कम होता जा रहा है, इसका मतलब पर यूनिट एरिया एनर्जी बढ़ती जा रही है, एनर्जी कन्वर्ज हो रही है, और जो सिस्टम एनर्जी को कन्वर्ज करता है इसका मतलब मान लेते हैं कि उसकी पावर पॉजिटिव। दो बिहेवियर होते हैं लेंसेज के या मिरर के, एक में वो एनर्जी को कन्वर्ज करने की टेंडेंसी रखता है, एक में डाइवर्ज करने की टेंडेंसी। पर यूनिट एरिया
यहां आप देखिए एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब लेंस की पावर पॉजिटिव है, ये लेंस कन्वर्जिंग। इस तरह से ये शेप चेंज। अब दिमाग में एक बात आएगी, सर ये शेप चेंज हुआ कैसे? अब बना तो दिया अपन ने, क्यों, कंसेप्ट के बेसिस पे। क्या मुझे 90 डिग्री रहना था तो मैंने तो 90 डिग्री का ध्यान करके बना दिया, पर अल्टीमेटली मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि ये चेंज कैसे हो गया? शेप तो ये तो प्लेन था ना। तो समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। अगर ये वेव फ्रंट है तो क्या यहां पर और यहां पर एनर्जी साइमल्टेनियसली नहीं पहुंची है? पहुंची है। तो ऐसा नहीं लगता है कि जैसे ये वाली एनर्जी तो इतना ट्रेवल करी है, इसने कम किया है, तभी तो ये पीछे रह गया। हाँ, कम ट्रेवल इन टाइम। टाइम बराबर कैसे हो गए? तो ये समझ में आ गया होगा। यहां का टाइम यहां के बराबर, मैंने कहा भी था आपसे, कल अपनी बात हुई। दिखने में ये कम डिस्टेंस लग रही है लेकिन टाइम बराबर है, क्योंकि लेंस के बीच में थिकनेस 4। यहां लाइट स्लो चली होगी और इसलिए ये पीछे रह गया ये हिस्सा। ये ठीक वैसे ही हुआ जैसे भी शर्ट एकदम प्लेन सा दिख रहा होगा, लेकिन अगर ये कोई ऐसे कोई पुल कर दे तो ऐसे घूम जाएगा, क्योंकि ये सब पीछे रह जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही हुआ, मिडिल सेक्शन थोड़ा पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि वो ऐसे मीडियम से पास हुआ है जहां उसको स्लो चलना था, और इसलिए जब ये लाइट यहां पहुंची तब यहां की लाइट केवल इतना ही चल पाई, और इस तरह से ये शेप में चेंज है। मेरे ख्याल से मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा आपको कैसे चेंज होता है। अगर मान लो मेरे पास एक डाइवर्जिंग लेंस है, लाइट आ रही है, इससे निकलने के बाद अगर मैं लाइट बनाता हूं तो ये वेव फ्रंट ऐसे है, और यहां जाकर ये वेव फ्रंट ऐसे हो गए। इसको बनाते समय हमने वही ध्यान रखा है, अपने आप को किधर रखा है? 90 डिग्री। ये आगे क्यों निकल गया ये वाला हिस्सा? ये पीछे रह गया, ये हिस्सा आगे निकल गया। शेप यूं आया नहीं, ये हिस्सा आगे निकल गया यूं चलते समय। क्यों? क्योंकि ये यही आप समझ गए होंगे, ये वाला हिस्सा लेंस के मोटे पोर्शन से निकला है और ये थिन पोर्शन से निकला, इसलिए थोड़ा ये आगे आगे, और इसलिए शेप चेंज हो गया। तो बहुत आसानी से हम ये बता सकते हैं कि शेप चेंज क्यों होता है। और वहां देख सकते हैं कि जो आपका नया एरिया बना है और आगे वो बढ़ते समय और देखिए वो एरिया बढ़ता जा रहा है, दैट मीन्स पर यूनिट एरिया एनर्जी कम होती जा रही है, यानी एनर्जी डाइवर्ज हो रही है, यानी हमारा ये लेंस नेगेटिव पावर। तो जो एनर्जी को कन्वर्ज करता है वो पॉजिटिव पावर के होता है, और जो एनर्जी को डाइवर्ज करता है वो नेगेटिव पावर। और इस तरह से एक बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि वेव फ्रंट क्या है, कैसे शेप चेंज होगा, ये भी हमारे समझ में आया। हाइगर ने कहा कि देखो वेव फ्रंट का हर पॉइंट अपने आप में सोर्स। इस तरह से बात है। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिए, अब मैं जो पॉइंट ले रहा हूं वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। टॉपिक से अलग है, वेव ऑप्टिक्स का पार्ट नहीं है, पर बिना उसके आगे हम चल नहीं पाएंगे, क्योंकि फेजर के बिना समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो फेजर समझाना टारगेट है, उसके लिए एसएचएम फेजर कुछ डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल है, ये एसएचएम कर रहा है,
सिंबल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। ये इसकी इक्वेशन मैंने लिखी। y क्या है? डिस्प्लेसमेंट। y डिस्प्लेसमेंट है। कहां से? फ्रॉम मीन पोजीशन। कब? एट टाइम t। किसी भी टाइम पर वो मीन पोजीशन से कितना दूर है वो मैं इस इक्वेशन से निकालता हूं। टाइम बदलता जाता है, पोजीशन बदलती जाती। ये इक्वेशन हम ऐसा कहते हैं। ए क्या है? एम्पलीट्यूड कहते हैं इसको अपन। क्या चीज होती है? मेन पोजीशन से जितना ही मैक्सिमम जाता है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या है? ओमेगा है 2πf। क्या चीज है? बोले सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने कहा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये तो लीनियर मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है, इसमें आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी की क्या बात कर रहे हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो रोटेशनल डायनेमिक्स की टर्म है। आप केवल फ्रीक्वेंसी की बात करें वहां तक तो बात ठीक है कि भाई इसकी क्या फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कितनी बार ये ऑसिलेट कर रहा है, पर एंगुलर वर्ड क्यों आप यूज कर रहे हैं? एक क्वेश्चन दिमाग में आता है। फिर हम आगे बात करें, फाई क्या है? तो आपका जवाब आएगा इनिशियल फेज एंगल। इनिशियल फेज एंगल। अब मैं अगर पूछूं आपसे यार इनिशियल फेज एंगल क्या होता है, मान लो मैंने कह दिया कि इनिशियल फेज एंगल 30 डिग्री है। अब इससे मुझे मालूम क्या पड़ा? अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि मीन पोजीशन से 30 डिग्री। यार इस लाइन पे कौन सी डिग्री आ गई? मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं हम जो बोल रहे हैं और जो है वास्तव में उसमें कोई अंतर है। क्योंकि ना तो हमें एंगुलर वेलोसिटी का कोई मीनिंग मालूम पड़ा था, हम अच्छी तरह जान रहे थे कि वो लीनियर मोशन है, और हम बोल रहे थे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब यहां आ गया फेज एंगल। मान लो मैंने तो बोल दिया 20 डिग्री है, बोलो अब इसका क्या करें? इसका मतलब कहीं भी हमें यह मालूम नहीं पड़ रहा है कि फेज एंगल में एंगल है कहां से और किस एंगल की हम बात कर रहे हैं। ऐसे अगर हम ये सोचें कि हमारे पास में ये टर्म जो है ये क्या है, तो आप कहेंगे फेज एंगल एट टाइम टी। बोला सर टी टाइम पर फेज एंगल, शुरुआत वाला ही समझ में नहीं आया तो टी का क्या बताएंगे? तो कहीं ना कहीं एक पक्का एक दिमाग में बात आ रही है कि यार ये बात कुछ गड़बड़ है, क्योंकि डायग्राम कहता है ये लीनियर मोशन है, इक्वेशन कहती है ये ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, और बातचीत में एंगल वगैरह से ऐसा लग रहा है कि ये कोई रोटेशनल मोशन है। इसका मतलब इन तीनों चीजों को कहीं हमें लिंक करना है, और वो है फेजर। एक्चुअल में ये पूरा मामला फेजर डायग्राम है। उसमें हम एसएचएम को एक वेक्टर से लिखते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं एसएचएम को एक वेक्टर से लिखूंगा, तो आपके दिमाग में दो बातें आएंगी। वेक्टर की लंबाई आप क्या लेंगे, और वेक्टर किस डायरेक्शन में आप रखें।
तो उसका जवाब है कि उस वेक्टर की लंबाई को एम्पलीट्यूड के बराबर लेंगे। मान लो एम्पलीट्यूड ए है ये वेक्टर, फिर बात दूसरी आई किस डायरेक्शन में रखेंगे, तो उसका जवाब है इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती है, इनफैक्ट ये रोटेट करता है। तो जो हमारा एसएचएम है ये रोटेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है। एक वेक्टर जिसकी लेंथ ए है उसका रोटेशन से एसएचएम रिप्रेजेंट करेंगे, ये फेजर कहलाता है। एक ऑसिलेशन में कितना टाइम है, कैपिटल टी। एक ऑसिलेशन के टाइम को हम बोलते हैं पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम में एक ऑसिलेशन होता है, यहां हम एक ऑसिलेशन रिप्रेजेंट करेंगे एक रोटेशन से। कितने टाइम में, टी टाइम में एक रोटेशन। एक रोटेशन में कितना एंगल ट्रेवल हुआ, 2 पाई। तो टी टाइम में एंगल ट्रेवल हुआ 2 पाई। एक ऑसिलेशन में टाइम लगा टी, एंगल ट्रेवल हुआ 2 पाई। तो एक सेकेंड में कितना एंगल ट्रेवल होगा, एक सेकेंड में होगा 2 पाई बाई टी। इसी को हम बोलते हैं ओमेगा। एक सेकेंड में जितना ये एंगल चलेगा वो ओमेगा है। हम सब जानते हैं 1/t फ्रीक्वेंसी होता है। हम लिख सकते हैं 2 पाई f इक्वल टू ओमेगा। तो एक्चुअल में ओमेगा यहां पर आपको ये बता रहा है कि हमारा ये वेक्टर एक सेकंड में कितना घूम जाता है। अब हम ये बात करें कि ये जो इनिशियल फेज एंगल जो हम बोल रहे हैं इससे क्या मतलब है। इससे यह मतलब है कि हमारे इस वेक्टर ने t इक्वल टू 0 पर कितना एंगल बनाया है। तुरंत दिमाग में बात आएगी, एंगल मेजर कहां से करना है, रेफरेंस कौन सा है। तो जवाब कोई रेफरेंस लाइन तो डालनी पड़ेगी। तो हमने मान लीजिए रेफरेंस लाइन डाली है यहां पर, ये मेरी रेफरेंस लाइन। ये रेफरेंस लाइन किधर रखना है ये फंक्शन बताएगा। साइन जो हम लिखते हैं वो लिखा हुआ है, तब मैंने रेफरेंस ये लिया है। आप मुझे कहेंगे सर अगर कॉस्ट लिखा होता तो क्या आप रेफरेंस बदल लेंगे अब। यस, कभी माइनस साइन भी लिखा होता है, कभी माइनस कॉस्ट भी लिखा होता है। यानी हमें हर बात को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई चीज सीख रहे हैं तो हमें ये तो पक्का है कि हर बार तो साइन आएगा नहीं। कभी कॉस भी होते हैं, कभी माइनस साइन भी होता है, तो उससे भी तो हम कुछ सीखें क्या करना है, कहां से मेजर करना है, क्या कर रहे हैं। पर अभी मैं साइन को डील कर रहा हूं, फिर अगली स्टेप में कॉस और दूसरे फंक्शन पे जा रहा हूं। तो अगर यहां साइन फंक्शन लिखा है तो मैंने ये रेफरेंस लाइन ले ली। अब इनिशियल का मतलब t इक्वल टू 0, यानी और प्लस का मतलब आगे जाना है। कितना एंगल, 5 एंगल। यानी मेरा वेक्टर t इक्वल टू 0 पर इस लाइन से 5 एंगल पर है। इनिशियल फेज एंगल, एंगल यहां नहीं है जो हम ढूंढ रहे थे। एक सेकंड में वेक्टर कितना घूमेगा, ओमेगा। बात हुई है भी अपनी। टी टाइम में 2 पाई, एक सेकंड में ओमेगा। तो टी टाइम में एक सेकंड में ओमेगा, तो टी टाइम में ओमेगा टी। क्लियर। इसका मतलब ये टी टाइम पर ओमेगा टी घूम जाएगा, टी टाइम पर ये वेक्टर यहां आ जाएगा। अब कितना एंगल हो गया इसका रेफरेंस से, ओमेगा टी प्लस 5। तो यही तो लिखा है फेज एंगल एट टाइम टी, ओमेगा टी प्लस 5।
तो अब यहां से क्लियर मैसेज आ रहा है कि अच्छा फेज एंगल, फेजर, फेज डिफरेंस, यानी इस एंगल के मेजरमेंट को रिलेटेड कोई बात है। ये डिफरेंस लेना होगा तो हमें दो की बात करनी पड़ेगी। डिफरेंस तो दो में देखा जाता है, अभी तो केवल फेज की बात कर रहे हैं। तो यहां से मालूम पड़ा कि अच्छा फेज तो इसका मतलब लगातार बदलता रहता होगा। हाँ भाई बदलता है, हर सेकंड में कितना बदल जाता है ओमेगा, हर एक सेकंड में ओमेगा फेज बदलता जाएगा। टी टाइम में 2 पाई बदल जाएगा, बढ़ते बदलते बदलते। बोले सर फिर ये SHM को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा मेरा पार्टिकल कहाँ है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे SHM सीखना है। तो ये वेक्टर मुझे बताए अब कि मेरा पार्टिकल कहाँ है। तो उसका तरीका ये है कि जब हम यहां पर ये लाइन हम डाल रहे हैं वाई एक्सिस, ये मेरा वेक्टर रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा ये। टी टाइम पर ये यहां है, मेरी इच्छा है कि टी टाइम पर मेरा पार्टिकल कहां है ये मुझे मालूम पड़े। तो मैं क्या करूंगा, इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा मेरी वाई एक्सिस पर, और वो जो परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूंगा उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इस एक्सिस को जहां मिलेगा, अभी पार्टिकल मीन पोजीशन से इतना दूर है। कैसे आया समझाता हूं। कितनी लंबाई है इस वेक्टर की, ए। ये एंगल कितना है यहां से यहां तक का, तो ये एंगल ये भी है ओमेगा टी प्लस 5। इसका ये कंपोनेंट कॉस हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट साइन। तो ये दूरी यहां से यहां तक की कितनी है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर हुआ। इसका मतलब ये वाई है हमारा। इसका मतलब मेरा पार्टिकल शुरुआत में कहां था, कोई अगर मुझसे पूछे तो मैं शुरुआत में पार्टिकल यहां था, फिर टी टाइम पर ये यहां आया, फिर जब ये वेक्टर हमारा यहां पहुंचेगा तो मान के चलिए पार्टिकल यहां पहुंच गया है। फिर जब ये वेक्टर यहां पहुंच जाएगा तो समझो पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पर आ गया है। फिर वेक्टर हमारा जब यहां पहुंचेगा यहां लौट के आने लगा, फिर वेक्टर जब यहां पहुंचेगा तो लौट करके यहां तक आ गया है, फिर वेक्टर यहां आया है, इसका मतलब पार्टिकल अब यहां तक आ चुका है, और ये वेक्टर यहां पहुंचेगा यानी पार्टिकल मीन पोजीशन पे आ गया। फिर वेक्टर जब थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा तो पार्टिकल यहां है, फिर यहां है, यानी वो अब एक्सट्रीम दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगा। जब ये यहां पहुंच जाएगा तब फिर यहां आने के बाद वो वापस से मेन पोजीशन पर आने लगेगा। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो एक रोटेशन है और जो एक ऑसिलेशन है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वेक्टर मेरा चल रहा है, हाथ दोनों देखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वेक्टर चल रहा है तो ये सिचुएशन है। फिर ये जब सेकंड क्वाड्रेंट में चल रहा है तो ये ऐसे आएगा। फिर जब ये वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में है और फिर ये वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी इसका एक रोटेशन और इसका एक ऑसिलेशन, इस तरह से लिंक होता है। ये फेजर डायग्राम। उसका फायदा ये होता है कि अगर कोई मुझे कह दे कि वेक्टर इस क्वाड्रेंट में है तो आप तुरंत कह दोगे वेक्टर इस क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब वो कहां है, नेगेटिव साइड में है, और किधर मूव कर रहा है, एक्सट्रीम की तरफ जा। मैं कहूं कि नहीं मेरा वेक्टर तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, नीचे की तरफ है और मेन पोजीशन पे लौट, मेरा वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है
वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है और एक्सट्रीम की तरफ जा। यानी आप मुझे केवल वेक्टर की लोकेशन बता दीजिए, मैं बता दूंगा कि पार्टिकल किस तरफ है और किस तरफ मूव कर रहा है। इससे सब कुछ निकल सकता है, मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन पोजीशन, टाइम, वेलोसिटी, एनर्जी सब कुछ सेकंड्स में हम निकाल सकते हैं। लेकिन अभी मेरा टारगेट वो नहीं है, मैं एसएचएम नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको फेज एंगल बताना था। क्योंकि जब मैं बात करूंगा कि फेज एंगल, तो मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि एंगल कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे दो एंगल का डिफरेंस चाहिएगा, फेज डिफरेंस। तो मुझे जब तक मालूम नहीं होगा कि फेज डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा, तब तक मैं सुपरपोजिशन समझूंगा कैसे? क्योंकि मुझे अल्टीमेटली सुपरपोजिशन समझाना है, क्योंकि इंटरफेरेंस डिस्कस करना है, और वो तभी रिजल्ट आएगा जब मैं फेज को समझूं और फेज का डिफरेंस निकालना सीखूं। और इसीलिए मैंने पूरा काम जो भी किया एसएचएम पढ़ाने के टारगेट से नहीं किया, लेकिन क्योंकि मुझे टर्म आपको एक्सप्लेन करनी थी कि यार ये फेज एंगल क्या चीज है और कैसे सोचा जाता है। अब इसमें ये एक और इश्यू आता है कि साइन है जब तो मैंने लिख दिया, कई बार हमारी इक्वेशंस में कॉस होता है, माइनस साइन भी होता है, तो माइनस कॉस भी होता है। हमें फेज डिफरेंस निकालते समय हम ऐसा क्यों सोचें कि दोनों में साइन ही होगा? तो फिर उसको कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको अब थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि हमें ऐसी इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। कभी कॉस लिखा होगा, कभी साइन लिखा होगा, कभी माइनस साइन लिखा होगा, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे, और हमें फेज डिफरेंस निकालने की जरूरत पड़ती है। कैसे निकाला जाता है फेजर डायग्राम टेक्निक से, वो मैं समझाता हूं। क्योंकि हमें जो हमारी बुक्स लिखती है उसमें तो वो कई तरह से घुमाती थी। कभी कहती है 180 जोड़ के साइन बदल लो, 90 जोड़ के कॉस में बदल लो, प्लस लगा दो, माइनस लगा दो, और हम उसी में उलझ के रह जाते। हम बहुत सिंपल व्यू लेंगे, और अभी आप देखिए हम बहुत क्लियर एक व्यू बना लेंगे कि कैसे फेज डिफरेंस निकालना है। पर फेज एंगल क्या है ये थोड़ा मैंने आपको यहां आइडिया दिया। अब एक और चीज मैं आपसे बात करता हूं। जैसे हमारे पास ये फंक्शन है, साइनोसोडियल फंक्शन है, साइन फंक्शन है, ऐसा ही होता है साइन फंक्शन। अब मैं आपसे कहता हूं यार साइन फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? कॉस। कॉस। इसमें आप 90 डिग्री आगे आ जाओ, क्या ये कॉस फंक्शन आ गया? आप देखिए कॉस फंक्शन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि साइन का डिफरेंशिएट करने से कॉस आ गया। ये कॉस फंक्शन यानी डिफरेंशिएशन हमें क्या करता है? आगे शिफ्ट करता है। और कॉस फंक्शन साइन फंक्शन से 90 डिग्री आगे होता। कॉस का डिफरेंशिएशन करो, 90 डिग्री आगे आओ, देखो माइनस साइन का ग्राफ आ गया। माइनस साइन को डिफरेंशिएट करो, माइनस कॉस, ये माइनस कॉस का ग्राफ है। माइनस कॉस को डिफरेंशिएट करोगे साइन आएगा। यानी जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम 90 डिग्री आगे शिफ्ट करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी आती, इसका तो वेलोसिटी पोजीशन से फेज में 90 डिग्री आगे। क्या वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन से एक्सेलरेशन आते हैं? इसका अंदर एक्सेलरेशन वेलोसिटी से 90 डिग्री आगे। क्या डिस्प्लेसमेंट के दो बार डिफरेंशिएट करने से हम एक्सेलरेशन पे आते हैं? यानी एक्सेलरेशन 180 डिग्री आगे। तो आपको अगर मैं कहूं कि मेरा डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, ये ग्राफ मान लीजिए कैसा है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है टाइम के साथ, ये एंगल ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तो आप मुझे वेलोसिटी का ग्राफ बताइए। ये वेलोसिटी का ग्राफ है। मुझे एक्सेलरेशन का ग्राफ बताइए, ये एक्सेलरेशन का ग्राफ।
मुझे आगे जाना है। आपने EMI पढ़ लिया होगा, इक्वल टू माइनस d∅/dt। क्या फ्लक्स को डिफरेंशिएट करने से क्या यहां आगे माइनस लगाया, डिफरेंशिएट ने मुझे 90 डिग्री आगे किया, माइनस ने मुझे 180 डिग्री पीछे किया। ओवरऑल EMF फ्लक्स से 90 डिग्री लेग करता है। यानी अगर मुझे आप फ्लक्स का ग्राफ दे दें तो मैं EMF का ग्राफ बना दूंगा। यानी मैंने आपसे कहा कि ये ग्राफ फ्लक्स का है, EMF का ग्राफ 90 डिग्री पीछे आ जाओ, ये EMF का ग्राफ है। तो बहुत आराम से एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ पे जा सकते हैं। बहुत आराम से आप ये पहचान सकते हैं कि किसका ग्राफ कैसे शुरू होगा और कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। डिफरेंशिएशन इस तरह से चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाय द वे यहां कॉस लिखा हुआ है, इसका मतलब फंक्शन ऑलरेडी 90 डिग्री आगे आ चुका है। तो ये एंगल अब फाई में 90 जोड़ के आगे बढ़ो। इसका मतलब कॉस फंक्शन अगर लिखा हुआ है तो मुझे वेक्टर बनाते समय अब शुरुआत यहां से नहीं करनी है, ये फाई यहां से मेजर नहीं करना है, ये 90 डिग्री आगे से मेजर करना है, क्योंकि ऑलरेडी फंक्शन मेरा 90 डिग्री आगे आ गया। बोल सर ऐसा करके हम कोई भी फंक्शन को हैंडल कर सकते हैं? यस। तो इससे क्लियर मैसेज आ रहा है कि जो भी मेरी मैथमेटिक्स रहेगी, अगर मैं ये कहता हूं कि मेरी इक्वेशन में साइन फंक्शन है तो मेरे मेजरमेंट यहां से होंगे, और अगर मेरी इक्वेशन में वहां कॉस है तो मैं वो फाई का मेजरमेंट यहां से करूंगा, और अगर मेरी इक्वेशन में माइनस साइन है तो मेजरमेंट यहां से करूंगा। मैं कैसे सोच रहा हूं, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस, यानी यहां माइनस साइन यहां माइनस कॉस। तो अच्छा सर अपन को जो एरो बनाना है और ये जो फाई लिखेंगे हम, वो प्लस होगा तो आगे लिख देंगे, माइनस होगा तो पीछे चले जाएंगे, और कहां से मेजर करना है वो फंक्शन मुझे बताएगा। यस। इसका मतलब मेरा वेक्टर कहां है उसके लिए वो इक्वेशन मुझे बता देगी कि मेरा वेक्टर कहां है। बिल्कुल। और एक बार मुझे वेक्टर मालूम पड़ गया तो मैं ये बता दूंगा कि पार्टिकल कहां है। तो मेरे को फेज एंगल का आइडिया आ रहा है। अब कैसे, जैसे मैं आपको दो इक्वेशन लिख के समझाता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी माइनस π/6। इन दोनों का फेज डिफरेंस बताइए। कैसे करेंगे? देखो बहुत सिंपल तरीका। पहला फंक्शन कौन सा फंक्शन है भाई? साइन, यानी मेजरमेंट यहां से करूंगा। क्या कुछ एंगल दिया है क्या यहां पे? नहीं दिया है, यानी शुरुआत में ही यहां पर है। फाई की वैल्यू 0 है, कुछ भी नहीं लिखा मैंने। ये फंक्शन कौन सा है? मेजरमेंट यहां से करूं। माइनस है, कितने डिग्री माइनस? π/6, 30 डिग्री। इसका मतलब ये वेक्टर इधर बनाऊंगा, यहां से 30 डिग्री। अब इन दोनों में कितना एंगल है? तो मैं कह दूंगा इन दोनों में 60 डिग्री का फेज डिफरेंस। मैंने किसी साइन को कोस में नहीं बदला, कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाया, सिर्फ वेक्टर बनाया। कोई भी आप इक्वेशन लिखिए ना। जैसे मैं एक और इक्वेशन लिखता हूं, y इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस π/6, y इक्वल टू माइनस a sin ओमेगा t प्लस π/3। व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू? अब इसमें मैंने सारी वेरिएशन डाल दी। देखो आप, यहां साइन था तो यहां कॉस का साइन कॉस हो गया, यहां प्लस था इसकी जगह माइनस ले लिया, यहां एंगल माइनस में था, यह एंगल
प्लस में, यानी सब कुछ डाटा जो बदल सकता था मैंने बदल दी। अब मैंने सोचा इन दोनों में फेयर डिफरेंस निकालते हैं। अब अगर हम वहां उलझ गए जाकर, कौन सा कॉस कब प्लस होता है कब माइनस होता है, तो ये अपना 1-2 मिनट तो उसी में लगा देंगे। जबकि मेरे ख्याल से देखते हैं पहले वाला बनाता हूं ब्लू कलर से। पहले वाला बनाना है, कॉस फंक्शन लिखा है साइन फंक्शन लिखा है, कॉस फंक्शन यहां से मेजर करेंगे। माइनस लिखा है प्लस लिखा है, इधर चलेंगे। π/6 30 डिग्री, इसका मतलब यहां से 30 डिग्री। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट एरो। दूसरा एरो बनाते, साइन है या माइनस साइन? माइनस साइन, यानी यहां से मेजरमेंट हो, माइनस साइन इधर होता है, साइन माइनस साइन, कॉस माइनस कॉस। यहां से आगे जाना है क्या? हाँ आगे जाना है। कितने डिग्री आगे जाना है? π/3 60 डिग्री। इसका मतलब ये वाला वेक्टर यहां है। कितना डिफरेंस है दोनों में? 180 डिग्री। आंसर इज 180 डिग्री। इन दोनों में फेज डिफरेंस है 180 डिग्री। हमें कोई कन्वर्ट ही नहीं करना पड़ेगा, पर वेक्टर बनाना तो खुद ही को पड़ेगा ना। साइन कॉस तो खुद ही को समझना पड़ेगा। साइन है कि कॉस है, प्लस लगा है या माइनस है, ये एंगल में यहां माइनस है या प्लस है। माइनस है तो आपको बैक जाना है, प्लस है तो आपको आगे आना है। आप कोई भी दो इक्वेशन लिखिए, जवाब मैं दूंगा। या मैं आपसे कहता कि नहीं मेरे तो यहां पर भी माइनस होता, बाय द वे क्या करता मैं, इधर 60 की जगह इधर 60 आता, फिर ये यूं आ जाता है दूसरा नंबर, और फिर इन दोनों के बीच में ये 60 है तो ये कितना होता 30, और ये 30, दोनों में फेज डिफरेंस 60 डिग्री। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ गया होंगे। आप दो वेक्टर बनाना सीखिए बस, और से आपको इमीडिएट मालूम पड़ेगा कि दोनों में फेज डिफरेंस कितना है। आपको किसी को किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, सब फालतू है। सीखना तो पड़ता है, पर टाइम हमारा एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल सेकंड्स में आ गए। वरना तो सिखाने वाले क्या करेंगे, साइन को कॉस में बदलवा देंगे या कॉस को साइन में बदलवा देंगे, माइनस हटवाएंगे, 180 लगवाएंगे। ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हर डफर आदमी को ऐसे लगता है मैंने बहुत बड़ा काम किया, जबकि वो काम सेकंड्स का होता है, क्योंकि हम करना ही नहीं जानते इसलिए बड़ा लगता है, जबकि काम तो सेकंड्स का है। क्या मैं दो इक्वेशन देख के तुरंत आना चाहिए कि कितना डिफरेंस है? और ये अभी क्यों आना चाहिए? तो क्लास 11th में आना चाहिए, टॉपिक 11th का है। मैंने कौन सा वेव ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो एसएसएम का टॉपिक है, और तब अभी तक आपको नहीं मालूम है, तो आपको सोचना है क्यों नहीं मालूम। वरना ये बात तो आना ही चाहिए भाई, ये तो जीरो लेवल है। हम सवाल करने की सोच रहे हैं तो जोड़ बाकी तो आना चाहिए ना। ये तो जोड़ बाकी सीख रहे हैं अपन, मुझे मालूम है नहीं आती इसलिए बताना पड़ रहा है। चलिए आगे बात करता हूं। तो कई करा देंगे। अरे ये अपना शौक नहीं है, ये बजा बजा करके तो सबको बिना पढ़ाने लायक करवा दिया आपने, क्योंकि उनको लगता है हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे, कोई बढ़िया नहीं। पढ़ाना क्या है वो अलग चीज है, उसके लिए इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है ना, सीखना पड़ता है। हाँ, तो बात हम कोई भी दो इक्वेशन और उसको प्लीज, हम ये एक्चुअल में इसलिए कर रहे हैं सारा काम। हमें क्या होगा आगे जाकर, हम कहेंगे दो सोर्स से लाइट पहुंचेगी। अब करने का पीछे कारण उसका अपना एग्जाम्पल आ जाएगा। एक जगह पर दो सोर्स से लाइट आएगी। अब एक जगह पर दो सोर्स से लाइट आएगी तो दोनों एनर्जी कहेंगी मेरे अकॉर्डिंग ऑसिलेट करो। एक सोर्स कहेगा मेरे अकॉर्डिंग ऑसिलेट करो, दूसरा सोर्स कहेगा मेरे अकॉर्डिंग ऑसिलेट करो। दो एनर्जी एक साथ एक जगह पहुंच गई।
अब वहां ऑसिलेशन जो होंगे मैं उनकी इक्वेशन लिखना चाहता हूं, मैं उनका एम्पलीट्यूड जानना चाहूंगा। बोले सर आप एम्पलीट्यूड क्यों जानना चाहेंगे? क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करके मैं इंटेंसिटी निकालूं, यही तो सुपरपोजिशन है। तो अल्टीमेटली हमारा टारगेट है क्या? हम दो एसएचएम का रिजल्टेंट सीखना चाह रहे हैं। तो हम दो एसएचएम दो वेक्टर से बनाएंगे और उन दोनों वेक्टर का फिर वेक्टर सम करेंगे। सम करते समय हमें जानने की जरूरत पड़ेगी कि उन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है। फिर मैं वेक्टर मेथड से, वेक्टर एडिशन से दोनों का सम निकालूंगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा। चाहूंगा तो इक्वेशन भी लिख दूंगा, पर मुझे इक्वेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तो केवल एम्पलीट्यूड चाहिए। किस लिए? इंटेंसिटी के लिए। और फाइनली मुझे इंटेंसिटी मिल जाएगी। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें इसको अप्लाई करके हम देखते हैं कैसे करते हैं। मान लीजिए कि इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी। देखिए बेसिक बात समझने की कोशिश करिए। ये एनर्जी एक जगह पहुंची, क्या वो वहां इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगी? करेगी। वहां की इंटेंसिटी कितनी होगी? आप कहेंगे सर होगी आई नॉट, होगी प्रोपोर्शनल टू ए नॉट स्क्वायर। ठीक है। वहीं पर कोई दूसरा एनर्जी भी पहुंचा, उसकी इक्वेशन है y इक्वल टू ए नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6। क्या ये भी इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगी? हाँ बोले सर ये भी करेगी। कितनी करेगी? बोले सर इसका एम्पलीट्यूड भी ए नॉट है, इसकी इंटेंसिटी भी इतनी ही आई। एक बात यहां मैंने आपको कह दी, फंक्शन साइन हो या कॉस, फेज जीरो हो या जो भी है, इंटेंसिटी पे उस बात का फर्क नहीं पड़ता। इंटेंसिटी कौन डिसाइड करता है? एम्पलीट्यूड। यानी दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, तो यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, इससे कोई मतलब नहीं। दोनों ही सोर्स आई नोट इंटेंसिटी देंगे। अब मान लीजिए इस जगह पर दोनों एक साथ पहुंच गए, तो हम कहेंगे सर अगर दोनों पहुंच गए तो एक आई नोट करना चाहता है इंटेंसिटी प्रोड्यूस, दूसरा भी आई नोट करना चाहता है। तो वैसे तो हमारा दिमाग तो ये कहता है कि वहां की इंटेंसिटी टू आई नोट हो जाना चाहिए। फिर इस कहती है नहीं, लाइट वेव है, तो आप पहले ऑसिलेशन का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? तो मैं क्या करूंगा, पहले इसके लिए एक वेक्टर बनाऊंगा। ठीक, बन गया। साइन फंक्शन है, जीरो एंगल, इसके लिए वेक्टर बनाऊंगा। कौन सा फंक्शन है? -30°। कितना फेज डिफरेंस है? कितना लेंथ लूं? ए नॉट। इन दोनों का रिजल्ट क्या दोनों ए नॉट है? क्या इक्वल है? क्या 60 डिग्री पर है? दो वेक्टर इक्वल हैं, 60 डिग्री पर हैं। एयर नॉट √3, क्या वो बाइसेक्टर पे आएगा रिजल्टेंट? बाइसेक्टर पे रिजल्टेंट आएगा। लंबाई होगी ए नॉट √3, बाइसेक्टर है यानी ये एंगल 30। अब मैं आपसे पूछूं कि अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, तो आपका जवाब आएगा I प्रोपोर्शनल टू, इसका स्क्वायर कर दूं
3a0 स्क्वायर, यानी इंटेंसिटी होगी 3I0। a0 स्क्वायर हमारे पास में I0 है, यानी दोनों बल्ब या दोनों सोर्स की इंटेंसिटी I0 थी। हम उम्मीद कर रहे थे 2I0 और आंसर मिला 3I0, मोर देन व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। अगर यही इक्वेशन मेरी, मैं आपसे कहता नहीं यहां प्लस है, तो आपका एक वेक्टर यहां बनता, दूसरा वेक्टर यहां बनता, A0 ये एंगल 120 डिग्री का हो जाता, और दोनों का सम A0 आ जाता और इंटेंसिटी I0 हो जाती। I0 यानी पहुंची 2I0, मिली I0, यानी जो हम सोच रहे थे उससे कम। इसका मतलब हमारा रिजल्ट, जितनी वहां इंटेंसिटी हम सोच रहे हैं I0 प्लस I0 यानी 2, हम तो सोचते थे 2I0 होना चाहिए था, लेकिन वहां 3I0 भी हो सकती है या I0 भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है और कम भी। जब ज्यादा है बेटे तो कहते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, और अगर कम है तो कहते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो हम इस तरह से सुपरपोजिशन पे पहुंचे। बोले सर हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, कोई मतलब ही नहीं बात का फॉर्मूले का, ये केवल गेम है दो वेक्टर के एडिशन। अब अगर मेरे को इसकी इक्वेशन लिखनी, मैंने अभी इसकी इक्वेशन नहीं लिखी थी, माइनस रखते हुए पहले मैं इक्वेशन लिखूं ताकि आपको वो समझ में आ जाएगा फिगर। तो जैसे मैं कहूंगा मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी, दोनों का मिला करके रिजल्टेंट इक्वेशन लिखो, क्या लिखूंगा? y इक्वल टू, हाँ बोलो, y इक्वल टू, अब क्या लिखूं? A0√3, फिर यहां साइन, फिर इसको लिख रहा हूं मैं साइन, हाँ, ओमेगा टी, फिर प्लस, फिर π/6। मेरे को साइन पसंद नहीं है। बोले सर बिल्कुल, अब हम तैयार हैं, आप cos ओमेगा टी माइनस π/, बोले यार मुझे तो माइनस साइन चाहिए पर आगे माइनस लगा के चाहिए, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, -A0√3 साइन आ गया। तो अब मेरे को इसका मतलब मेरा मेजरमेंट यहां से होगा, तो क्या लिखूं? साइन ओमेगा टी, आगे बोलो। बोले सर अब आप बोलो कि आप इधर से देख रहे हो कि इधर से देख रहे हो। अगर आप उधर से देख रहे हो तो माइनस लगाओ और 150 लिखो, क्योंकि 90 + 60, और अगर आप इधर से देख रहे हो तो प्लस लिखो 210। बोले सर अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, मर्जी पड़े जो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी हम एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन में बदलना सीख रहे हैं। कोई आपसे कहे कि मेरे पास एक फंक्शन है, साइन फंक्शन है a cos ओमेगा t प्लस π/6, ये मेरे पास फंक्शन है, तो आप तो बस यूं सोचो कि अच्छा ये अपने आप को यहां मानता है, बस। बोले मैं इसको बदलना चाहता हूं। बोल भाई क्या बदलना चाहते हैं? बोले मैं तो साइन लगाना चाहता हूं। लिख देना यार, साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री लिख देना, ये बदल गया। बोले यार मैं माइनस साइन सोचना चाह रहा, ठीक है ना, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस π/3 लिख देना यार, माइनस कोस, जिसमें चाहो किसी फंक्शन को बदल सकते हो। किन्हीं भी दो फंक्शन में फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, केवल आपको अपना वेक्टर बनाना है, और वो भी आसान है। इधर साइन, इधर माइनस, कॉस माइनस, ये अपनी रेफरेंस डाली। और ये भी मैं ट्रिक नहीं सिखाई, मैंने आपको पूरा बताया कि मैं ऐसा गया क्यों हूं, क्योंकि साइन को मैंने कॉस कहा क्यों है, 90 डिग्री डिफरेंशिएशन, साइन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस माइनस साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस साइन माइनस कॉस, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस साइन। तो इसलिए मेरा 90 डिग्री का रोटेशन चल रहा है, कोई ट्रिकबाजी नहीं, पूरा कंसेप्चुअल। क्लियर हो गई बात? मेरे ख्याल से आपको फंक्शन लिखना आ गया, कन्वर्जन आ गया, आप किन्हीं भी दो में फेज डिफरेंस निकालना अब आपके लिए दिक्कत नहीं होगी।
सुपरपोजिशन सीख ली। कैसे सुपरपोजिशन होगा मुझे अब मालूम पड़ गया। क्या सुपरपोजिशन सीखने के लिए मुझे दो वेक्टर बनाने पड़ेंगे और उन दोनों के बीच का एंगल ढूंढना पड़ेगा, फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा। एम्पलीट्यूड का क्या करूंगा, वेक्टर सम करूंगा और सम करने के बाद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लेके आऊंगा, उसका स्क्वायर करने से मुझे इंटेंसिटी मिलेगी। यानी मैंने प्रोसीजर सीखा, मैंने फॉर्मूला नहीं सीखा। और अब मैं इस प्रोसीजर को अप्लाई करके सारे फॉर्मूले लगा दूंगा, निकाल दूंगा। प्रोसीजर बहुत सिंपल है। दो एसएचएम आएंगे, दो वेव्स आएंगी, यानी दो एसएचएम आएंगे, दो ऑसिलेशन आएंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, दो वेक्टर से। कितना एंगल रखेंगे दोनों के बीच, जितना फेज डिफरेंस है। फिर क्या करेंगे, उनका वेक्टर सम करेंगे, उससे क्या मिलेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। फिर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, उससे आ जाएगी इंटेंसिटी। बस ये थीम है हमारा पूरा इंटरफेरेंस। इस इक्वेशन में मैंने पूरी बात कह दी, बात कर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब वो फॉर्मूला जो हम लिखेंगे वो सब इसी प्रोसेस में लिखेंगे, आपको मालूम रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बात क्लियर। तो मैंने आपको एसएसएम सिखाया और एक सिखाया सुपरपोजिशन को कैसे हैंडल करना है। अब मुझे थोड़ा सा आइडिया आपको देना है वेव के बारे में, कि मैं वेव लिखता हूं तो वेव इक्वेशन क्या है, वेव लिखी कैसे जाती। क्योंकि बात यह है कि ऑसिलेशन अचानक थोड़े आते हैं, कोई एनर्जी देता है, वो एनर्जी चल के आती है, वो एनर्जी यहाँ ऑसिलेट कराती है। तो मुझे सीखना पड़ेगा ना कि यहाँ की इक्वेशन क्या आएगी, तो वही मुझे सीखना है। यहाँ का फेज कैसे मालूम करूंगा, वो भी मुझे सीखना है। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या सीखना है, अब वेव का इक्वेशन लिखना सीखना है। क्योंकि एनर्जी जाना है, एनर्जी को ट्रेवल करना है। जैसे इसको हम फेज से कैसे लिंक कर रहे हैं, अब देखिए। यहां तक कोई पॉइंट है तो पूछिए, कोई जानना चाहते हैं बात। केवल मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया, एक लाइन भी नहीं पढ़ाई मैंने आपको, सिर्फ मैंने जो इक्वेशन है उसको सिखाया। क्या हम एसएचएम लिखते हैं तो उस इक्वेशन में कौन सी चीज क्या है, कभी साइन होता है तो क्या मतलब है, कभी कॉस होता है तो क्या मतलब। मैंने कुछ, आप सोच रहे हैं अपन एसएचएम पढ़ा, अपन ने कोई एसएचएम नहीं पढ़ा। हमने तो ये जो एसएचएम की इक्वेशन है उसको समझा कि यार ये इक्वेशन में हम लिखते क्या है। आगे बात करते हैं। अब वेव की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे पहले एक बेसिक आइडिया लेना पड़ेगा, क्या ये वेव है क्या चीज। तो आप कहेंगे सर ये तो एनर्जी प्रोपोगेट कराने का एक मोड है, मोड ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन। क्या होता है इसमें, बोले ऑसिलेशंस होते हैं, एक जगह ऑसिलेशन होते हैं, फिर वो दूसरे को मिलते हैं, एनर्जी देते हैं, वहां ऑसिलेशन होते हैं, फिर वो अगले को एनर्जी देता है, फिर वो अगले को एनर्जी देता है, और इस तरह से एनर्जी आगे जाती है। यही वेव मोशन है ना। पार्टिकल खुद नहीं जाता, एनर्जी जाती। दूर वाले को एनर्जी थोड़ा बाद में मिलती। इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे एनर्जी मिलेगी तभी तो ऑसिलेशन शुरू होगा। सॉरी। अब हम बात करें, जैसे यहां पर ऑसिलेशन हो रहे, यहां पर ऑसिलेशन हो रहे, इस एनर्जी को आगे जाना है, यहां पहुंचना है, यहां एनर्जी पहुंचेगी। मान लो एनर्जी को यहां पहुंचने में 1 सेकंड लगा, बात समझिएगा ध्यान से, 1 सेकंड लगा। इसका मतलब यहां के ऑसिलेशन
1 सेकंड बाद शुरू होंगे। यहां शुरू थे, मान लो जब एनर्जी यहां से चलने लगी, ये वेक्टर यहां था, और जब ये एनर्जी वहां पहुंची तो क्या ये वेक्टर घूम चुका होगा? कितनी देर तक? 1 सेकंड। कितना घूम चुका होगा? ओमेगा। अब क्या यहां एनर्जी पहुंच गई, यानी अब यहां ऑसिलेशन शुरू होंगे, यानी अब इनका वेक्टर घूमना शुरू करेगा, पर इनका वेक्टर मेरे वेक्टर से पीछे रहेगा। टर्म हम यूज करते हैं लेग करेगा। कितना लेग करेगा? ओमेगा। इसका मतलब जिसको बाद में एनर्जी मिलेगी वो लेग करता है। मान लो एनर्जी यहां से वहां जाते जाते 5 सेकंड लगती, तो वहां भी ऑसिलेशन होंगे, और वहां के ऑसिलेशन यहां के ऑसिलेशन से फेज में 5 ओमेगा लेग। इसी को आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। थैंक यू। हाँ भाई, सब यहाँ ठीक रहा ऑनलाइन?